हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 जो कि 7 मार्च 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, जो कि पीवाईक्यू कर रहे हैं। और 30 क्वेश्चंस यहां हम करेंगे सीडीपी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंट अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। इनमें से कौन सी एक आनुवंशिक संबंधित घटक मुख्य रूप में कौन सा है। हेरिडिटी से रिलेटेड जो फैक्टर इसमें से कौन सा है ये पूछ रहा है। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप्स, साथी समूह के प्रति व्यवहार, हमारे सोचने का तरीका, या हमारे आंखों का रंग। बताइए। मतलब हेरिडिटी का मतलब है एक पीढ़ी से देके दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना। बताइए। तो ये आंखों का रंग आप देखेंगे, माता का आंखों का रंग भूरा है तो ब्राउन है, तो बच्चे का भी होता है। तो इसकी ये क्या हो गया, हेरिडिटी ट्रांसफर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 122 पे। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडीड इन रेटिंग स्केल मेथड। इस एक रेटिंग स्केल मेथड है भैया, इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का। किन गुणों का अध्ययन किया जाता है, यही पूछा है आपसे। पर्सनल ट्रेट्स का, व्यक्तिगत गुणों का बच्चों के, या पारिवारिक बच्चों के पृष्ठभूमि का कि बच्चे का किस घर से आता है, कैसे घर से आता है, स्कूली वातावरण का, या सब सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। बताइए। 122 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पर्सनल ट्रेट्स। ठीक है, व्यक्तिगत शील गुणों का। 123 आगे पूछते हैं। While teaching science, a question is asked to student by the teacher and teacher got nearly half correct answer. Then how should teacher read to student? विज्ञान पढ़ा रहे हैं एक शिक्षक भैया, और उनसे छात्र से एक प्रश्न पूछा गया कि शिक्षक को लगभग आधा सही उत्तर मिला, तो शिक्षक को छात्र किस तरह पढ़ाना चाहिए। बताइए। बिल्कुल एक मतलब साइंस पढ़ा रहा था टीचर, और शिक्षक ने प्रश्न पूछा और बच्चे को आधा अधूरा जवाब मिला, मतलब टीचर को। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। छात्र को डांट देना चाहिए, उत्तर की अपेक्षा की जानी चाहिए और अगले छात्र से पूछना चाहिए। इस प्रयास के लिए छात्रों की सराहना की जाइए, या अनदर चांस में बी गिवन टू स्टूडेंट, एक और मौका दीजिए। बताइए जल्दी से। तो 123 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल, स्टूडेंट शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर दिस एफर्ट। ठीक है, बच्चों को अप्रिशिएट करिए। चलिए 124 पे। When a response continues to fail to produce drive reduction, it is permanently suppressed by VA। जब कोई प्रतिक्रिया ड्राइव में कमी उत्पन्न करने में विफल रहती है तो इसे डैश के माध्यम से अस्थायी रूप से दबा दिया जाता है। बताइए। रिएक्टिव इनहिबिशन, इसको हम प्रतिक्रियात्मक अवरोध बोलते हैं, या अविकसित अवरोध बोलते हैं, या अनुकूलित अवरोध बोलते हैं, या उच्च कोटि अवरोध बोलते हैं। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कंडीशन इनहिबिशन बोलते हैं, अनुकूलित अवरोध बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 125 पे। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन गलत है। किसी की अपनी भावना और अभिव्यक्ति या उसका दमन दूसरों में भावनाओं की धारणा को प्रभावित करता है। बिल्कुल भाई, अगर आपके किसी की अपनी भावना है और अभिव्यक्ति है या और उसका दमन कर रहे हैं तो ये दूसरों में भावनाओं की धारणा को प्रभावित करेगा। खुले भावनात्मक व्यवहार के पैटर्न में बाधा, दृष्टिकोण, पीछे हटना और प्रतिक्रिया को रोकना शामिल है। सी कह रहा है तीव्र उत्तेजना के कारण भावनाएं सामान्य उत्तेजना के रूप में शुरू होती हैं। डी कह रहा है कंडीशनिंग और अनुकरण भावनात्मक व्यवहार को प्रभावित नहीं करता। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या डी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, कंडीशनिंग एंड इमिटेशन डज नॉट इन्फ्लुएंस इमोशनल बिहेवियर। कंडीशनिंग और अनुकरण भावात्मक व्यवहार को प्रभावित नहीं करता है। आगे चलते हैं 126 है। द स्टेटमेंट एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट। यह कथन प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय का अर्थ है। विषम कक्षाओं में शिक्षार्थियों की क्षमता विकसित करना संभव नहीं है। बी कह रहा है शिक्षार्थी एक समान लक्ष्य साझा नहीं करते हैं। सी कह रहा है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम बनाना संभव है। डी कह रहा है कोई भी दो छात्र अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक जैसे नहीं होते। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कोई भी दो छात्र अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 127 है। मास्लो की थियरी थी भाई। मास्लो की संकल्पना आत्मानुभूति का वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मास्लो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बताइए। खुद को देखा देकर अपनी छवि की रक्षा करने की आवश्यकता, अपनी क्षमताओं को पूरी तरह विकसित करने की आवश्यकता, सी है आत्मानुभूति एंड डी है सुरक्षा की जरूरत। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द नीड टू डेवलप वंस पोटेंशियल फुली। ठीक है, 128 पे चलते हैं।
द लिस्ट जस्टिफिएबल यूज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ अ स्टैंडर्डाइज रेटिंग टेस्ट इज टू। एक मानकीकृत पठन परीक्षण के परिणामों का न्यूनतम न्यायोचित उपयोग है। इवेल्युएट द रीडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। ए। बी कह रहा है रिपोर्ट कार्ड और अंकों के आधार के रूप में कार्य करना। सी कह रहा है अभिभावक सम्मेलन के आधार के रूप में उपयोग करना। डी कह रहा है कक्षा में समूह बनाने के लिए आधार के रूप में उपयोग करना। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है सर, वैसा बेसिस फॉर रिपोर्ट कार्ड मार्क्स। ठीक है, आगे चलते हैं 129 पे। फॉर अ ग्रेजुएट क्लियरिंग द बीएड और जर्नलिज्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्नातक के लिए बीएड या पत्रकारिता प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। लघु अवधि का, दीर्घावधि का, परमानेंट का या आपका पर्सनल। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक शॉर्ट टर्म। ठीक है 130 पे चलते हैं। एज अ टीचर हाउ डू यू चूज और डिटरमाइन द मेंटल रेडीनेस ऑफ योर स्टूडेंट। आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्र की जो मानसिक तैयारी का निर्धारण कैसे करेंगे। उन्हें भारी मात्रा में गृह कार्य देकर, उन्हें खेल टीम में शामिल करके, बच्चे के भावनात्मक और बौद्धिक विकास का ज्ञान इकट्ठा करके, दी है उनके माता पिता से बात करके। बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा? ठीक है, बाई गैदरिंग नॉलेज ऑफ अ चाइल्ड्स इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब बच्चे के भावनात्मक और बौद्धिक विकास का ज्ञान इकट्ठा करके, और तब बच्चे समझेंगे कि हाँ बच्चा रेडी है, तैयार है पढ़ने के लिए नहीं। ठीक है 131 विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग मेथड इज नॉट कंसिडर्ड एज मीनिंगफुल इन डेली लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि दैनिक जीवन में अर्थपूर्ण नहीं मानी जाती है। बताइए। फील्ड असाइनमेंट, सार्वजनिक स्थान पर विजिट पे ले जाना, सामाजिक मुद्दों पर बहस करना, या डी विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक व्याख्यान। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या? डी, प्योरली थियोरेटिकल लेक्चर, विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक व्याख्यान। चलिए 132 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है। बच्चों द्वारा दैनिक डायरी रखना समय की बर्बादी है। शिक्षक को बच्चों से उनका काम पर सवाल पूछनी चाहिए। सी कह रहा है शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को उनके काम पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करे। डी कह रहा है बच्चों को अपना प्रतिबिंब भी दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए। बताइए। बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये पूछा है तो बच्चों द्वारा दैनिक डायरी रखना समय की बर्बादी है। ठीक है, आगे चलते हैं 133। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की मानसिक स्थिति के बारे में सही नहीं है। उसके मेंटल स्टेट के बारे में कौन सा सही नहीं है। अधिगमकर्ता मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो वह अधिगम गतिविधियों में पूर्ण रूप से सहभागिता एवं संलग्नता का प्रदर्शन करेगा। मतलब मेंटली अगर सही रहेगा तो पढ़ने में रुचि दिखाएगा। बी कह रहा है व्हेन द मेंटल हेल्थ इज गुड द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द लर्नर विल बी इफेक्टिव। सी कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम होने पर अधिगमकर्ता की अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से जरूर होगी। डी कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य का उच्च स्तर प्रभावी परिणाम के व्युत्पत्ति होता है। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। हाई लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव रिजल्ट। ठीक है, आगे चलते हैं 134। पेरेंटल पीरियड इज। बताइए एक जन्म के पूर्व की अवधि क्या है। गर्भाधान के पहले 4 सप्ताह, गर्भाधान और जन्म के बीच का संपूर्ण पूर्णकाल, जन्म से पहले के आखिरी 4 हफ्ते, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। बताइए। 134 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। द इंटायर टर्म बिटवीन कॉन्सेप्शन एंड बर्थ, गर्भाधान और जन्म के बीच का संपूर्ण कार्यकाल। ठीक 135 पे चलते हैं। किशोर अपराध की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशा के अनुसार बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय इकाई जिम्मेदार है। बताइए। स्कूल, फैमिली, बोथ स्कूल एंड फैमिली, नाइदर स्कूल नाइदर फैमिली। बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फैमिली, परिवार। ठीक है, आगे चलते हैं 136 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर चाइल्ड डेलिकेंसी। इसमें से कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है, बताना है आपको। इकोनॉमिक रीजन, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, पारिस्थितिकी कारण या मनोवैज्ञानिक कारण। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इकोलॉजिकल रीजंस। ठीक है, पारिस्थितिकी कारण क्या बाल अपराध का कारण नहीं है। चलिए 137 पे चलते हैं। एक स्कूल में शिक्षक देखता है कि एक 5 साल की बच्ची पी को अन्य बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह सरल निर्देशों का पालन नहीं कर सकती है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए। लड़के को स्कूल न आने के लिए बोल दे, उसके माता पिता से अपने बच्चों को स्कूल के निर्देशों का पालन करने के लिए मनाने के लिए कहें,
बच्चों को कक्षा से बाहर करने और उसे प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल प्राधिकरण को सलाह दें। डी, बच्चों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में पहचानें और उसके द्वारा अपेक्षित सहायता की मात्रा का आकलन करें। बताइए जल्दी से, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या? बिल्कुल, बच्चे को क्या करें, बच्चे के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में पहचानें और उसके द्वारा अपेक्षित सहायता की मात्रा का आकलन करें कि उसको जो भी नीड रिक्वायर हो उसको प्रोवाइड करिए। 138 है, टीचर्स में यूज द पार्ट लर्निंग प्रोसेस रेदर देन मास पार्टिकल अ प्रैक्टिस फॉर द डैश चिल्ड्रेन। मतलब एक शिक्षक को डैश बच्चों के लिए सामूहिक अभ्यास के बजाय आंशिक अधिगम प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। बताइए, क्रिएटिव, टैलेंटेड, प्रतिभावान या औसत या आपका स्लो लर्नर्स। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका बताना है। तो इसका राइट आंसर डी, क्या? स्लो लर्नर्स। शिक्षक जो बच्चे धीमी सीखने वाले विद्यार्थी बच्चों के लिए सामूहिक अभ्यास के बजाय आंशिक अधिगम प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं 139 पे। कौन से स्कूल एक अतिरिक्त मॉडल हैं जो 21वीं सदी के में कक्षाओं में जॉन डीवी के सिद्धांत का प्रमाण दिखाते हैं? वोल्डॉर्फ, किंडरगार्टन, सीबीएसई, मॉन्टेसरी। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल डी हो जाएगा, मॉन्टेसरी। ठीक है, आगे चलते हैं 140। डैश मीन्स द फील्ड और मैटर ऑन विच ऑपरेशन हैज टू बी डन। डैश का अर्थ है वह क्षेत्र या पदार्थ जिस पर ऑपरेशन करना होता है। इवेल्यूएशन, आपका उत्पाद, प्रोडक्ट या विषय वस्तु या आपकी एक्टिविटी। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा? कंटेंट या, ठीक है, कंटेंट। आगे चलते हैं 141 पे। शेल्डन 160 से अधिक के आईक्यू के साथ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं। उन्होंने हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कारों में से एक जीता है। हालांकि जब एक सफल मित्र मंडली बनाए रखने की बात आती है तो वह विफल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? बताइए। थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, आगे चलते हैं 142। एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द ट्रायर्किक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस डज द पर्सन ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट सिचुएशन एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस चरण में व्यक्ति पिछली स्थितियों और वर्तमान स्थिति के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है? इनकोडिंग, इन्फरिंग, मैपिंग या एप्लीकेशन। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैपिंग। ठीक है, चलिए 143 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस कंस्टिट्यूट द। बताइए। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक रेमंड कैटले के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की जी से गठित होती है? बताइए। 2, 3, 4 या 3। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2, 2 प्रकार की बुद्धि का। ठीक है, आगे चलते हैं 144 पे। डैश मीन्स द कॉज ऑफ द बिहेवियर। डैश का अर्थ है व्यवहार का कारण। फोकस, केंद्र, बिंदुपथ, मूल प्रवृत्तियां या बल। बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लोकस का अर्थ है व्यवहार का कारण। 145 है। कैरोल इजार्ड प्रोपोज्ड हाउ मेनी बेसिक इमोशंस। कैरोल इजार्ड ने निम्नलिखित में से कितने मूल संवेगों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया है? बताइए। 6, 8, 10, 12। तो इसका राइट आंसर आपका बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, सी। 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 10 हो जाएगा। 146 पे चलते हैं। अभिप्रेरणा के निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सामुदायिक प्रथाओं में विश्वास करता है और किसी के विकास और अभिप्रेरणा में समुदायों की भूमिका पर जोर देता है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण या आपका संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सोशियो कल्चरल अप्रोच। ठीक है, आगे चलते हैं 147 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फीचर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसमें स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल है। बी, इसमें शिक्षक शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान और नवाचार शामिल है। सी, यह विशिष्ट मूलभूत कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है जो बच्चों के पास होना चाहिए। डी, उच्च शिक्षा प्रणाली को टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में पुनर्गठित किया जाएगा। बताइए।
बिल्कुल इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में गठित किया जाएगा। चलिए 148 है, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन इंटेलिजेंस इज, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है बताइए। अमूर्त चिंतन की क्षमता है, तर्क संगत चिंतन है, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, या ठीक से चिंतन की क्षमता है बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको रेशनल थिंकिंग बोलते हैं या तर्क संगत चिंतन बोलते हैं। चलिए 149 है, अ चाइल्ड स्कोर्स गुड इन ऑल द सब्जेक्ट बट ऑलवेज गेट पुअर मार्क्स इन वन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द ब्रूटन हॉल द चाइल्ड सफर विथ। एक बच्चा सभी विषयों में अच्छा नंबर स्कोर करता है लेकिन एक विषय में हमेशा खराब अंक प्राप्त करता है। बर्टन हॉल के अनुसार बच्चा पीड़ित है सामान्य मंदता से, सूक्ष्म मंदता से, विशिष्ट मंदता से, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, स्पेसिफिक बैकवर्डनेस, विशिष्ट मंदता से। चलिए 150 आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑन एन एवरेज अ नियोनेट्स हाइट बिटवीन डैश, नवजात शिशु की लंबाई औसतन होती है 6 से 10 साल, 6 से 10 इंच, 11 से 12 इंच, 11 से 16 इंच, 17 से 21 इंच, या 22 से 18 इंच बताइए। बिल्कुल एक नवजात शिशु की लंबाई औसतन कितनी होती है, 17 से 21 इंच। ठीक है, तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्द ही एमपीटेट की क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी यहाँ आपको ये लग रहा है कि केवल पढ़ के क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बिल्कुल अभी आपको पढ़ के क्वेश्चन ही करना है प्रैक्टिस। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर से देखिएगा वीडियो को, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है,